आओ बेटे शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमने क्या क्या किया था जी, काफी कुछ कर लिया था। आज हम लोग रिवाइज ना करके सिर्फ सीधा आगे की बात करेंगे, ठीक है। वीडियो ऑन रखो, आइए जी शुरू करते हैं। एक छोटा सा पिछली क्लास का छोटा सा लास्ट पॉइंट हमने किया था ना, उसको जरूर हमें कंटिन्यूशन में रखना है। हमारा 6 पॉइंट हमने लिखवाया था रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट। क्या लिखाया था मैंने? रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट। हाँ जी बेटा, रिकॉग्नाइजेशन मतलब बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करेंगे कौन कौन सी स्टेज आती है अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करने की। इनिशियल स्टेज आती है, इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब जब हम असेट्स को एक्वायर कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं। तो वहां पर क्या हमने देखा कि हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि उस फिक्स असेट्स का नाम, उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नाम हमने डेबिट किया। क्यों? क्योंकि वो हमने असेट्स खरीदी, एक्वायर की, और टू बैंक। यहाँ पर जो एक चीज खास देखने वाली थी वो क्या थी कि हमें डी कमीशनिंग की लायबिलिटी भी इमीडिएटली बुक करनी है। ये हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अपडेशन आई थी, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस टाइम पे आपको पूरा फोकस रखना। क्या सर? यहाँ पर 5 साल के बाद हमने एग्जांपल में माना था कि 5 साल के बाद में 12,000 की लायबिलिटी होगी। किस बात की? रिमूवल की, डिसमेंटलिंग की। लेकिन आज की डेट में उसमें क्या है बेटे, प्रेजेंट वैल्यू हम लोग बुक करेंगे, क्योंकि आज और फ्यूचर के पैसे में दोनों में फर्क होता है, ठीक है। जैसे जैसे हमें चीजें पता चलती जाती है, हम लोग अपने आप को सुधारते जाते हैं। इसीलिए बेटे नई नई चीजें अपडेशन आती जाती हैं। जब भी लगता है कि हाँ फर्दर ये चीज एक जेन्युइन चीज है, उसको हम हमेशा अपडेट करते हैं। ऐसे ही बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यहाँ पर अपडेशन आई हुई है। तो ये डीकम्पोजिशन लायबिलिटी है, 5 साल के बाद भले खर्च होगी 12,000 रुपए की, लेकिन इसके अंदर स्टार्टिंग वाले डेट पर ही हमें इनिशियली प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आज ही फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी को बुक कर लेना है। अच्छा, तो हमने क्या किया, उस 12,000 की जो 5 साल के बाद की प्रेजेंट वैल्यू थी वो हमने बुक कर ली थी आज की डेट में। मैं आपको छोटा सा रिकॉर्ड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए एकदम नया है, जो आपने फाउंडेशन लेवल तक नहीं देखा होगा। मे बी कि आपने कहीं भी इस पॉइंट को नहीं देखा हो। बेटा देखो, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया था। दोबारा से इसको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/1 प्लस रेट 1.10 इज इक्वल टू। तो हमने क्या किया बेटे, फिफ्थ ईयर का हमने आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू का हिसाब किताब निकाल लिया। वन, फर्स्ट ईयर कैंड की वैल्यू, सेकेंड ईयर कैंड की वैल्यू, थर्ड ईयर कैंड की वैल्यू, फोर्थ ईयर कैंड की वैल्यू, फिफ्थ ईयर कैंड की वैल्यू 62092। हमने कहा भाई 62920 होती है, सॉरी आई थिंक शायद दोबारा से निकालता हूँ। 5 साल है ना, 1/1.1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया किससे बेटे, 12,000 से। तो कितना है हमारा 7451। ये है 74,000, सॉरी 7,451 रुपए आज उसकी वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू। तो हमने इसको बुक कर लिया जी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन तो जो लगेगा लगेगा, आज हमें बल्कि पढ़ना है डेप्रिसिएशन है। आज हमें करना ही क्या है, डेप्रिसिएशन का हिसाब किताब है। जरा देखना बेटे, डेप्रिसिएशन तो हर साल जो होगा सो होगा, लेकिन जो यहाँ पर जो हमारे लिए नई चीज सीखने की है इसमें, वो क्या है, डीकम्पोजिशन लायबिलिटी की जो प्रेजेंट वैल्यू है उस पर हमें हर साल इंटरेस्ट का फैक्टर जोड़ते जाना है। वो हमारा वो पैसा किसका है बेटे, बताओ बेटे, वो बिजनेस का पैसा है। और वो किस में री इन्वेस्ट होता है हर साल बेटे, वो हर साल डेप्रिसिएशन के नाम से भले निकालते हैं हम लोग, लेकिन हम क्या करते हैं, इसी में ही इन्वेस्ट करते रहते हैं। सेम ये बेटे इसका है। ये जो पैसा है, जो 12,000 हमें 5 साल के बाद में चाहिए, आज हम लोग कितना पैसा उसका बुक करें कि, और उस पर फ्यूचर में जो भी इंटरेस्ट आता जाए हम उसको बुक करते जाएं कि वो 12,000 बन के हो जाए। तो हर साल हम लोग क्या करते हैं, उसमें इंटरेस्ट बुक करते जाएंगे। और यहाँ पर क्या है बेटे, एक्यूमुलेटेड है, यहाँ पर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी बोल सकते हैं उसको, आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। चलिए जी, तो हर साल हमने क्या किया, इंटरेस्ट बुक कर दिया। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं बेटे आगे। तो 5वें साल के एंड में क्या हुआ होगा बेटे, वहां पर उस टाइम पर ये डीकम्पोजिशन लायबिलिटी हमारी हुई होगी, एंट्री होगी डीकम्पोजिशन। उसको करते क्या, कर देते हैं इसको भी। एंट्री क्या हुई होगी बेटे, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो। जब एट फिफ्थ ईयर एंड, एट फिफ्थ ईयर एंड क्या एंट्री हुई होगी फॉर डीकम्पोजिशन। एंट्री हुई होगी बेटे डीकम्पोजिशन या डीकमीशनिंग
लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटे ये सीए इंटर लेवल है, इसलिए हमें यहाँ पर सारी एंट्री किससे करनी होती है, बैंक से। लेकिन ये कब होगी बेटा, 5th ईयर के एंड में, जहां पर हमें वो असेट्स रिमूव करनी होगी, तो उसमें हमें 12,000 रुपए खर्च करने होंगे। अगर उस टाइम पर 12,000 ही हुए तो हमारे सेम एंट्री हो जाएगी, वरना डिफरेंस जो भी होगा बेटे वो पीएनए से ले लेंगे। उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरह क्लियर है। आइए जी मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। अब इसके बाद में बेटे कहानी आगे बढ़ी। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं कहानी। क्या सर? बेटे फिर बात आई हमारी कौन सी, सेकंड स्टेज, क्या, सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइजेशन। सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहली बार जब हमने बुक्स में लेके आए असेट्स, उसके बाद फिर भी हम बुक्स में लेके आते हैं क्या असेट्स को? हाँ जी लेके आते हैं जी। कैसे जी भाई? सब्सिक्वेंटली हम जब खर्चे करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो खर्चे इस नेचर के हैं क्या। क्या कहा मैंने बेटा? कि वो खर्चे इस नेचर के हैं क्या कि उनको कैपिटलाइज किया जाए। अगर इस नेचर के हैं तो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में जोड़ेंगे, अदरवाइज उसको पीएनएल का पार्ट बनाएंगे एज एन एक्सपेंस। ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या सर? जैसे हमारा डे टू डे सर्विस का खर्चा, उससे हमारी कभी भी कैपेबल ऑफ बीइंग यूज में कैपेसिटी नहीं बढ़ती, तो इसलिए बेटे वो खर्चा कैपिटलाइज नहीं होता। सेकेंड वाला पॉइंट, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन हमारे दो तरह के बेटे, एक है हमारा रेगुलर जो अक्सर हुआ करता है, ठीक है, उनसे क्या होता है हमारी एसेट्स मेंटेन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे आप लोग रेगुलर चेकअप कराते होंगे डॉक्टर के यहाँ, हाँ सर करा देते हैं सर। सर साल में एक आध बार तो हो ही आते हैं कि ऐसे ही घूमने आए थे सर, देखना हम ठीक ठाक भी चल रहे हैं। हाँ तो वो बेटे रेगुलर इंस्पेक्शन है। हाँ लेकिन आपने कहा कि नहीं जी मेरे को तो उड़ने वाला हवाई जहाज चाहिए, क्या मतलब? एक वो आजकल वो मशीनें आ रही हैं जिनसे ना लगा करके वो और वो उड़ भी सकते हैं इंसान, तो बेटे वो मेजर इंस्पेक्शन की तरह से हो गया, समझ लो आप। मतलब आपने उड़ने की कैपेसिटी बढ़ा ली, तो ये आप क्या करोगे, उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दोगे। एनीवेज, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। बेटे रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट मतलब जब हमारा कोई पार्ट चेंज होगा किसी भी असेट्स का, जब हम पार्ट चेंज कराएंगे, बेटे ऐसे केस में क्या होगा, ये पार्ट चेंज कराने के टाइम पर, अभी डाउट लेता हूँ। डाउट लिख दिया करो, है ना, फिर बात करता हूँ मैं। जैसे बेटे रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स के केस में क्या होगा बेटे, अगर मान लो हमने कोई पार्ट चेंज कराया और अगर वो पार्ट अक्सर चेंज हुआ करता है, क्या हुआ करता है बेटे, अक्सर चेंज हुआ करता है अगर वो पार्ट, तो अगर वो पार्ट अक्सर चेंज हुआ करता है तो बेटे यहाँ पर क्या होगा, उससे कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, वो सिर्फ मेंटेन रहेगी, तो वो हमारे पीएनएल में एज एन एक्सपेंस आएगा, जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस होते हैं। नेक्स्ट, लेकिन कभी कभी कोई पार्ट ऐसा होता है कि जिसको हमें चेंज करने से क्या होगा बेटे, उसकी कैपेसिटी ओरिजिनल से भी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसको कैपिटलाइज किया जाएगा, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का की कॉस्ट का पार्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट, यहीं के लिए ही एक नई चीज है जो हमारे पास में आज तो बहुत ज्यादा डिस्कशन का पॉइंट बनेगी, आज तो नेक्स्ट क्लास में बनेगी। आज हम सिर्फ डेप्रिसिएशन की स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे। कंपोनेंट अकाउंटिंग। कंपोनेंट मतलब कि एक कंपोनेंट, भाई कोई भी पार्ट अगर चेंज होगा तो वो पार्ट क्या होता है, कंपोनेंट ही तो होता है। जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के अलावा जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। मान लिया कंप्यूटर लास्ट स्टेज पे है और कंप्यूटर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन बेटे बिना कीबोर्ड और बिना माउस के तो चलेगा नहीं। पता चला एक आध महीने की सांसें उसमें बची हुई हैं, लेकिन वो भी तभी यूज हो सकता है जब हम कोई नया कीबोर्ड यूज करें या नया माउस यूज करें। तो बताओ बेटे, हम नया माउस या नया कीबोर्ड लाएंगे कि नहीं लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। लेकिन क्या होगा, कंप्यूटर तो गुजर जाएगा लेकिन वो बचा रह जाएगा, माउस और कीबोर्ड। तो ये कहते हैं कि अगर ऐसा कंपोनेंट है तो आप उसकी लाइफ अलग है, अलग से काउंटेबल है, तो आप उसको अलग से रिकॉर्ड कर कीजिए। ईच कंपोनेंट, अगर क्या लिखा है यहाँ पे, ईच कंपोनेंट इफ हैविंग इट्स ओन इफेक्टिव यूजफुल लाइफ देन डेप्रिशिएट सच ओवर इट्स ओन लाइफ। ठीक है जी, तो ये बातें आएंगी। अभी तो हमने पिछली क्लास की वो बातें की जो जस्ट पिछली क्लास में हमने की, और उनका रिकॉल होना बहुत जरूरी था। हम पहुंच गए थे फिर कहां पर, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। अगर कोई डाउट है तो पूछो, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ जी, पूछो जी। सर जो हाँ जी, आपने कहा था जो एक रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट में डाला हुआ है मेजर टू बी कैपिटलाइजिंग पीपीई, इसके अंदर अगर हम कोई फाउंडेशन को चेंज करते हैं, जैसे कंपनी में एक जगह मशीन सेटअप है वहां से चेंज करके दूसरा सेटअप करते हैं, तो उस केस में वो फाउंडेशन की कॉस्ट हमारी कैपिटलाइज होगी उस टाइम? नहीं होगी। सेकेंड टाइम नहीं होगी? नहीं होगी क्योंकि फाउंडेशन तो उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और फाउंडेशन उसकी हाँ बेसिक जी। नीड है।
उससे मशीन काम करना शुरू करती है, ना कि काम बहुत ज्यादा करना शुरू कर देती है। वो सेम वही करती रहेगी, कहीं भी हो मशीन, एक फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट है उसे। अगर इन केस उसमें कोई इंक्रीजिंग कैपेसिटी का कोई पार्ट ऐड ऑन होता है तो तब होगा। फाउंडेशन की कॉस्ट और उसका नहीं, फाउंडेशन की कॉस्ट नहीं, फाउंडेशन की कॉस्ट कभी कैपिटलाइज नहीं होगी, क्योंकि फाउंडेशन उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके बिना मशीन चलेगी नहीं। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर हम कहीं भी, जैसे जैसे अक्सर सोचो, जब इन्वर्टर है, बैटरा है, किसी स्टैंड पे रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? सर हमने तो बैटरा ऐसे रख दिया था। देखो वो सोचने वाली बात है, फिर वहां से ना फर्श खराब हो जाता है, क्योंकि वहां पर आप पानी डालोगे, बैटरों से तेजाब आएगा, वो फर्श खराब कर देगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उस चीज का भी ध्यान रखना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टैंड बनाते हैं और उसी पर रखते हैं। अगर हम स्टैंड चेंज करेंगे तो उससे बैटरा को ज्यादा सप्लाई नहीं करना शुरू कर देगा, पावर ज्यादा नहीं जनरेट करना शुरू कर देगा, कुछ नहीं होगा, उससे कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है ना? तो अगर हमारा स्टैंड चेंज होता है, बिल्कुल वही काम वहां पे फाउंडेशन का है, मशीन की फाउंडेशन का है, तो उससे कोई चीज में बढ़ोतरी नहीं होती। आइए जी शुरू करते हैं। मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पहले इसका मतलब क्या है जी मेजरमेंट का जी? देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ असेट्स आफ्टर इनिशियल recognition, measurement of property plant and equipment after initial recognition। अब यहाँ पे बेटे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, ध्यान से लिखना। लिखो, there are two model for this। नंबर 1 कॉस्ट मॉडल, और बेटा नंबर 2 आपका रिवैल्यूएशन मॉडल। मॉडल बोलो या मेथड बोलो, रिवैल्यूएशन मॉडल या मेथड। आपको पता है सीए फाउंडेशन में हमारे यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाने वाला एक और तरीका था जिसका नाम है रिवैल्यूएशन मेथड। वहां पर क्या होता था, ऐसी एसेट्स को जिन पर हम लोग एसएलएम या डब्ल्यूडीवी नहीं लगा पाते थे, वहां पर हम रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रहे थे। पता नहीं आपने कितना देखा है उस चीज को। बेटे वो रिवैल्यूएशन मॉडल अब हमारा मेन पार्ट बन गया है इस एएस का। ठीक है ना? क्या मतलब? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, दो चीजें यहाँ पर कि आप या तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो असेट्स, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो जी, फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाते चलो। ठीक है? चाहे वो, अब यहाँ पर कॉस्ट के अंदर दो बातें हैं बेटे, ध्यान से, डब्ल्यूडीवी हुआ, आपका एसएलएम हुआ, कोई भी आप मेथड लगाओगे, आगे जाके जब हम डेप्रिसिएशन बात करेंगे तो हम डब्ल्यूडीवी या एसएलएम वगैरह की बात कर रहे होंगे। इसका वहां से सीधा सीधा लिंक है, ध्यान से सुनना, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। दो में से किसी भी तरीके से आप अपनी असेट्स को, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। या तो आप कॉस्ट मेथड पे या फिर आप रिवैल्यूएशन मेथड पे। कॉस्ट मेथड का मतलब आप फिक्स असेट्स की कॉस्ट को लेके आओगे, ठीक है जी, वहां पर आप उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। क्या बोलेंगे बेटे, फटाफट से बोलो मेरे साथ साथ में, कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। नंबर एक बात, अकाउंटिंग का तरीका वही रहेगा, प्रोविजन फॉर डेप्शन लगाएं या नेट मेथड लगाएं, लेकिन हमें यहाँ पर फॉलो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड, जो आपने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ा था, जहां पर कॉस्ट को अलग लेजर में मेंटेन करते हैं फिक्स्ड अकाउंट में, और डेप्रिसिएशन को अलग लेजर में मेंटेन करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बातों को, ध्यान से फिर से सुनना जिन्होंने ध्यान से नहीं सुना। पहला मेथड ये कहता है कि आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है किस पे, कॉस्ट पे। दूसरा मेथड ये कहता है कि भाई आपने एक काम करो, हर साल ईयर एंड पर वैल्यू दोबारा से देखो कितने रुपए की है आज की डेट में।
अगर उसकी वैल्यू घटती है तो उस पर घटा दो फर्दर और डेप्शन लगा दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल आपके लिए असेट्स है, हाँ सर है। मान लिया बिजनेस में मोबाइल असेट्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है कि भाई 2 साल में खराब होता है फॉर एग्जांपल। आपको ये बात जल्दी समझ में आएगी। आपको पता है मोबाइल जो है कितनी जल्दी जल्दी उनके रेट के फ्लक्चुएशन होते हैं। आज मोबाइल के जो रेट है कल को वो गिरे पड़े रहेंगे पक्का 100%। इवन ये तक हो जाएगा कि बहुत ही कम वैल्यू में वो आंकने लगेंगे। अब मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए ये मोबाइल है, मैं लेके आया, मैंने ये मोबाइल लिया, ये 18,000 रुपए का मोबाइल है, मैंने लिया था लगभग 6 महीने के पहले। आज मैं इसको 31 मार्च आने वाली है, मैं इसको बैलेंस शीट में वैल्यूएशन करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। तो मैं इसको कितने का वैल्यूएशन करूंगा? तो मैं ये देखूंगा इसको कौन कितने में खरीद सकता है। मैंने पूछा समय से, समय ने कहा सर अब तो मैं सर से 14,000 का भी नहीं लूंगा सर। तो मेरे दिमाग में पता क्या होगा, एकदम मैं WDV भूल जाऊंगा, मैं SLM भूल जाऊंगा, जो 18,000 पर कोई परसेंटेज सिखाती है, या 18,000 पर 1 माइनस WDV अपन 1 माइनस क्रैप वैल्यू अपन रेट कैलकुलेट करना सिखाती है, वो कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कितने का बिक सकता है। मैंने कहा समय से पूछा कि 14,000 रुपए का। सर हाँ जी सर 5-10 मिनट कैमरा बंद कर लूं जरा, वो परेशानी हो रही है इंटरनेट में। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मान लिया ये बिक सकता है फॉर एग्जांपल 14,000, तो भाई 18,000 का लिया और 14,000 में बिकेगा। मैं बेच नहीं रहा, मैं सिर्फ रीवैल्यू करके देख रहा हूँ मार्केट से। तो मैंने कहा भाई कितने रुपए गिर गए हैं बोलो? 4,000 रुपए। अगले साल फिर मैं इस असेस को दोबारा से रिवैल्यू करके देखूंगा अगले ईयर एंड पे। मैंने कहा पिछले साल तो रह गया था बुक्स में 14,000 का, तो पता चला ये रह गया सिर्फ और सिर्फ 11,000 का। तो मेरा नेक्स्ट ईयर का डेप्शन कितना होगा बोलो? 3,000 रुपए। तो 14,000 से फिर रिवैल्यू करा करके देखा दोबारा से वैल्यू रीवैल्यू, दोबारा से वैल्यू निकाली तो पता चला ये तो 11,000 का रह गया। तो नेक्स्ट ईयर का मेरा डेप्शन कितना होगा बोलो? 14 माइनस 11 इज इक्वल टू, सॉरी 14,000 माइनस 11,000 3,000। पहले साल का कितना था? सीधा 4,000। बात समझ में आ गई? यानी ईयर एंड पर हमें एसेट्स को रिवैल्यू कराना है, दोबारा से उसकी वैल्यू देखनी है कि वो कितने की रह गई है, कितने में बिक सकती है। बस वो वैल्यू हमने देखी और वैल्यू का डिफरेंस हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, भाई कितनी वैल्यू गिर गई है। नंबर दूसरी बात, पहले मुझे बताओ पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं आ गए? पहले बताओ पक्का? तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। डेप्रिसिएशन निकालने के तरीके कोस्ट पर हो सकते हैं। नंबर 1 कि कोस्ट पे फॉर्मूला चलाओ जी, SLM चलाया कोस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, WDV चलाया 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कोस्ट अंडर रूट की पावर n। ये दोनों फॉर्मूले किस पे निकलते हैं बेटे? कोस्ट पे। दूसरा है हमारा रिवैल्यूएशन मेथड, यहाँ पर वैल्यूज का डिफरेंस लिया जाता है, उसको घटाया जाता है उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, और बची हुई वैल्यू को बुक्स में लाया जाता है। तो बची हुई वैल्यू कितनी रहती है ये यहाँ पर कैलकुलेट कराना चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ असेट्स आफ्टर इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन, कि कितने रुपए की रह गई है बुक्स में, वो आप कैसे मेजर करोगे? या तो हम पोस्ट मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने के बाद में बचाएंगे वैल्यू को, या हम रिवैल्यूएशन मेथड के हिसाब से वैल्यू को बचाएंगे। अब सवाल क्या है, अब इसके बारे में हमें कुछ पॉइंट्स हैं बेटे जो ध्यान से लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब सर मेथड कैसे सेलेक्ट करेंगे? सर कौन सा मेथड किस जगह पे लगते हैं, ये कैसे सेलेक्ट होगा? बेटे जो भी मेथड सेलेक्ट होगा कैसे होगा? ट्रू एंड फेयर व्यू पे। लिखिए यहाँ पर फटाफट से। क्या? सिलेक्शन ऑफ मेथड, सिलेक्शन ऑफ मेथड डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ एंटिटी। जो बिजनेस की एंटिटी है उसकी अपनी चॉइस है कि वो किस मेथड को लगाना चाहती है, ये टोटली उसकी चॉइस है। बट it should be it should be selected, भाई इसको सेलेक्ट करना चाहिए इस तरह से, in such a way that
एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू must be there. True and fair view must be there. कि भाई वहां पे जो ना ट्रू और फेयर व्यू निकल के आए, ऐसा ना हो कि बस किताबें तो कुछ और कह रही हैं और एक्चुअल में असेस कुछ और बची हुई है। इस तरह का डेफिनेशन का मेथड होना चाहिए। जैसे बेटे अब यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको थॉट प्रोसेस देता हूँ, समझना मेरी बात को। ये जो रिवैल्यूएशन मेथड होता है इसमें क्या होता है, ये जो रिवैल्यूएशन मेथड होता है इसमें होता क्या है बेटे, असेट्स की फेयर वैल्यू देखी जाती है हर ईयर के अंदर। क्या देखी जाती है बोलो, फेयर वैल्यू, और उन फेयर वैल्यूज का डिफरेंस होता है। ठीक है, आइए जरा लिखिए यहाँ पर नेक्स्ट। अब कुछ पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्या डिफरेंट, सर हाँ जी सर एक बार सबसे पूछ लीजिए कि मेरी स्क्रीन वो हो रही है, बार बार अटक रही है, सबकी अटक रही है, तो पूछ लीजिए बेटे। बाकी बच्चे बताओ, शानू का ओके है, वरुण ओके है, मतलब मेरे में तो नेट रिफ्रेश करो और अगर दिक्कत हो डिस्कनेक्ट होकर रिकनेक्ट हो जाएगा। ठीक है आओ सर, जी, मैं फिर ज्वाइन कर लेता हूँ एक बार। हाँ बेटा, मैं अभी बस लाइन लिखा ही रहा हूँ। हाँ जी बेटे, सवाल ये है कि जो असेट्स है, असेट्स, क्या दो असेट्स के लिए अलग अलग मॉडल हो सकते हैं क्या? दो असेट्स, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि अगर दोनों असेट्स एक ही कैटेगरी में फॉल कर रही हैं तो नहीं। जैसे सीए इंटर वाले बच्चों के लिए रूल होगा तो वो सारे सीए इंटर वाले बच्चों के लिए एक जैसा रूल होगा। ठीक है, सीए फाउंडेशन वालों के लिए जो रूल होगा वो सारे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए रूल होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सीए इंटर के अंदर एक बच्चे के लिए अलग रूल है, दूसरे बच्चे के लिए अलग रूल है। ऐसे ही सीए फाउंडेशन के अंदर एक बच्चे के लिए अलग, दूसरे बच्चे के लिए अलग, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो एक क्लास के लिए एक ही जैसी चीजें होंगी। यही बात बेटे हमारे यहाँ असेट्स में है। क्या देखो यहाँ पे, डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट मॉडल्स कैन बी अडोप्टेड फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ असेट्स। कह रहे डिफरेंट मॉडल के लिए आप जो है ना, मतलब सॉरी, डिफरेंट क्लास ऑफ असेट्स के लिए आप डिफरेंट मॉडल रख सकते हैं। पता चला एक के लिए कॉस्ट मॉडल, दूसरे के लिए रिवैल्यूएशन मेथड। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर ऐसा अक्सर कब होता होगा, सोच के देखो बेटे जरा। बेटे रिवैल्यूएशन उसके लिए होता होगा जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करती होगी, वोलाटाइल नेचर की होगी। समझे? जैसे मोबाइल का सबसे अच्छा एग्जांपल है ना? तो इनकी बहुत वोलाटाइल मार्केट है, बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत जल्दी घटता है। ठीक है ना? लेकिन जो बाकी के कोर्स मेथड है वो नॉर्मली उनके लिए होंगे जिनकी मार्केट वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। एनीवेज, डिफरेंट क्लास, डिफरेंट मॉडल कैन बी अडॉप्टेड फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ असेट्स। आइए जरा लिखिए, if value of assets changes very frequently, then it's better, then it's better to choose, it's better to choose revaluation model annually। हर साल हम रिवैल्यूएशन बेसिस पर वैल्यूएशन करेंगे, यानी कि रिवैल्यूएशन मॉडल हम चूज करें ऐसे के लिए भाई जिसकी वैल्यू बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करती है, उसके लिए कौन सा बेटर रहता है, ये वाला मेथड। आइए जी नेक्स्ट, तो पेन चेंज कर लूंगी ना। देखिए
फेयर वैल्यू फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल। अब कह रहे हैं जो तुम बात कर रहे हो वैल्यू करेंगे रिवैल्यू करेंगे, किसका भी तो बता दो करना क्या है कैसे करना है। कह रहे फेयर वैल्यू फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल जो है वो एक सही एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस generated by the certified valuer सर्टिफाइड वैल्यूअर से वैल्यू निकलवाओ भाई, ठीक है ना। और ये कब हो सकता है बताओ, ये तभी तो हो सकता है जब किसी चीज की मार्केट हो, है ना। आप मोबाइल को हटा के बात करो तो बड़ी मशीनों की बात करते हैं, तो बड़ी मशीनों की अगर हम बात करें तो बड़ी मशीनों के केस में क्या होगा, अगर उनकी वैल्यू मान लें बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होती है तो ऐसे केस में क्या होगा, उनकी फेयर वैल्यू के बेस पर यानी रिवैल्यूएशन मॉडल के बेस पर बात की जाएगी। तो रिवैल्यूएशन मॉडल का मतलब है कि उनकी हर ईयर एंड पर वैल्यू निकाली जाएगी और वो उस वैल्यू का डिफरेंस है दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एज ए डेप्रिसिएशन। लेकिन अब वो वैल्यू आएगी कैसे, तो ये क्वेश्चन ये बता रहा है, पॉइंट यहाँ पर ये बता रहा है फेयर वैल्यू जो होगी वो कौन निकालेगा जी, एविडेंस के बेस पर होगा। एविडेंस कौन सा है भाई, सर्टिफाइड वैल्यूअर, ओके। लेकिन ये उसी के लिए कर सकता है ना वैल्यूअर भी जिसके लिए मार्केट होगी। अगर मान लें किसी की मार्केट ही नहीं है तो फिर मार्केट वैल्यू कैसे कोई बता पाएगा, है ना। आइए जी देखिए, दिस इज पॉसिबल this is possible only when there is certain market। ये बात कब पॉसिबल है, जब किसी की सर्टेन है मार्केट, सिर्फ तभी तो उसकी मार्केट वैल्यू को कोई सर्टिफाई कर सकता है। हमारे पर्पज से हर ईयर पर वैल्यूएशन के लिए हमें एक सर्टिफाइड वैल्यू चाहिए जो सर्टिफाइड वैल्यूअर देगा, और सर्टिफाइड वैल्यूअर उसी को तो सर्टिफाई कर सकता है जिसकी प्रॉपर्ली कोई मार्केट हो। अगर मार्केट ही नहीं होगी किसी की तो वो भी नहीं कर पाएगा ना सर्टिफाइड वैल्यूअर वैल्यूएशन। आइए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं कि सर उनका क्या होगा फिर, जिनकी मार्केट नहीं होगी उनके लिए भी फेयर वैल्यू निकालने का एक दूसरा तरीका बताया एएस ने। बात समझ में आई कि नहीं, नहीं आई, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। दो मेथड है जी, एक है मेथड कॉस्ट मेथड, उसमें डेप्रिसिएशन लगाओ WDV/SLM से लगाओ और वैल्यू जो बची उस पर मेजर करो बैलेंस शीट में। मेजरमेंट मतलब ईयर एंड पर आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी की बचेगी, कैरिंग अमाउंट कितनी होगी। अच्छा तरीका वही, पहला कॉस्ट मॉडल पे डेप्रिसिएशन लगाओ WDV/SLM, फिर जो बची वो मेजर की जाएगी। या दूसरा है रिवैल्यूएशन मॉडल लगाओ और वैल्यू निकालो, सर्टिफाइड वैल्यू से निकलवाओ और फिर उस पर वैल्यूएशन करो, जो डिफरेंस हो उसको P&L में भेजना। अब ये वैल्यूएशन करते हुए रिवैल्यूएशन मेथड में जब वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी फेयर वैल्यू की, फेयर वैल्यू कौन निकालेगा, फेयर वैल्यू निकालेगा जी सर्टिफाइड वैल्यूअर। लेकिन सर्टिफाइड वैल्यूअर तो उसी की निकाल सकता है ना, उसी की वैल्यू सर्टिफाई करके दे सकता है ना जो जिस चीज की मार्केट हो। सर सर्टिफाइड वैल्यूअर कौन होते हैं बेटे, सर्टिफाइड वैल्यूअर आपने पढ़ा होगा इनकम टैक्स में सेक्शन 55 कैपिटल ए, जहां पर ट्रांजैक्शन होती है लैंड और बिल्डिंग की। एक हल्का सा हिंट बता रहा हूँ, वहां पर 50C वाले वैल्यूएशन याद है आपको, जहां पर लैंड और बिल्डिंग की वैल्यूएशन अगर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी डिसाइड करती है, अगर हम सर्किल रेट से कंपेयर कर रहे होते हैं तो वहां पर 55A वाला एक ऑफिसर है वैल्यूएशन ऑफिसर, उसको रेफर कर दिया जाता है केस कि तुम बताओ कितनी वैल्यू होगी। कुछ इसी तरह से बेटे यहाँ पर वैल्यूएशन के लिए उन्होंने रेफर कर देंगे किसी को, वहां से सर्टिफाइड वैल्यूअर जो होंगे ना वो बताएंगे हमें वैल्यू कि कितने का होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला, मैं बहुत देर से नाम सोच नहीं पा रहा था, मेरे दिमाग से निकल रहा था। एक्चुअरी वैल्यूएशन इनका एक अलग ही कोर्स होता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा कोर्स होता है, बहुत ही लेवल का कोर्स होता है। स्टैटिस्टिक का उसमें सबसे ज्यादा वो रहता है, एक एक आंकड़ा तक निकाल देते हैं वो लोग। तो ये सर जो एक एक्चुअल साइंस तो होता है, ये वाला पहली बार सुना है। अच्छा कोई नहीं, हर चीज जिंदगी में जब सुनते हैं तो पहली बार ही सुनते हैं, लेकिन उसके बाद हम हमारे लिए वो आम हो जाती है।
एक्चुअली वैल्यूएशन का एक कोर्स है, बहुत अच्छे लेवल का कोर्स है। मेरा भी मन हुआ था, मेरा एक फ्रेंड कर रहा था, तो वो सी में हमारे साथ मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते थे। उनके यहाँ पर एक्चुअली वैल्यूएशन में सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो है एक्चुअली वैल्यूएशन में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। एनीवेज, तो बात मैं कर मेरा रहा भी था। मन था सर एक्चुअली इसका, अच्छा, करेंगे पर थोड़ा तो मैं बात करता थोड़ा हूँ। ना माइंड सेटल हुआ। नहीं नहीं, करो, और मुझे भी बताना, मैं भी उसका करना चाहता हूँ। एनीवेज, एक्चुअली वैल्यूएशन के कोर्स करके वो लोग आए हुए होते हैं और तब वो सर्टिफाइड वैल्यूअर बनते हैं। नेक्स्ट, तो भाई ये जो वैल्यूएशन है हमारी वो निकालेंगे, लेकिन वो भी किसकी निकाल पाएंगे बताओ वैल्यूएशन? जिसकी मार्केट वैल्यू होगी उसी की तो बता पाएंगे ना। अब मान लिया किसी की मार्केट वैल्यू है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मान लिया अंतरिक्ष से कोई टुकड़ा आकर के गिर गया, मैंने सुना था कि वो बहुत अरबों खरबों में बिकता है अंतरिक्ष का, कोई भी जैसे स्पेस जैसे कोई आके गिर जाता है, तो सुना था मैंने ऐसा कि वो अरबों खरबों में बिकता है, पर उसकी कोई मार्केट थोड़ा है। कुछ टाइम पहले ना, नहीं कुछ टाइम पहले एक तीर गिरा था और इंस्टा पे किसी ने डाला हुआ था, 700 करोड़ का सेल हुआ था। वही मैंने भी छोटा वही, सा टुकड़ा था। यस यू आर राइट, मैंने भी वही पोस्ट पढ़ी थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा पर यार ये तो निकालते कैसे होंगे वैल्यू? अब उनकी मार्केट वैल्यू हो तो कोई लिख के सर्टिफाई कर दे कि भाई इसकी इतनी मार्केट वैल्यू, जैसे मान लिया सर्किल रेट है कहीं पे प्रॉपर्टी के, तो मैं भी बता दूंगा लगभग लगभग। हाँ, एक्चुअल तो वही बता पाएंगे जो एक्सपर्ट है, लेकिन हाँ मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटे अकाउंट की फीस कितनी होगी आपके हिसाब से? तो आप कहोगे सर ज्यादा से ज्यादा, हद से ज्यादा क्या होगा, 15,000 20,000 से ज्यादा क्या होगा फीस, कोई मतलब ही नहीं बैठता। तो मैं कहूंगा नहीं बेटे 1,00,000 रुपए, तो ऐसा थोड़ा ना मान लोगे आप। तो आप मेरी बात समझिए, तो किसी चीज की मार्केट है जिसको आप देख करके ये बातें कर रहे हैं कि बाकी सब लोग कितने में पढ़ा रहे हैं, किसी सब्जेक्ट की फीस चार्ज कर रहे हैं, तो उनकी एक प्रॉपर अपनी मार्केट है उस पॉइंट की। ऐसे ही यहाँ पर है कि हम भी वैल्यूएशन में सर्टिफाइड वैल्यूअर अगर हमें कोई वैल्यू देगा तो उसी की देगा ना जिसकी मार्केट है। सर उसका क्या होगा फिर? जिसकी मार्केट ही नहीं होगी उसके लिए रिवैल्यूएशन मॉडल कैसे निकालेंगे? आओ जरा बात करते हैं, लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए। इफ देयर इज नो रेगुलर मार्केट, if there is no regular market, then we should then we should we should consider income approach for valuation। तो भाई वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या काउंट करना होगा बेटे? इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच कैसे मतलब? देखिए जरा, ये एक असेट्स है जो मान लिया 5 साल तक हम लोग यूज में लेके आएंगे। ये हो गया जी पहला साल, ये हो गया जी हमारा दूसरा साल, ये हो गया तीसरा साल, चौथा साल और पांचवा साल। बेटे जिसकी मार्केट नहीं है और हमें उसको उसकी फेयर वैल्यू निकालनी है, तो ये कहते हैं कि फिर आप एक काम करो, इनकम अप्रोच देखो। क्या मतलब? वो असेट्स तुम्हें कितने रुपए कमा करके देगी, उसकी आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या है, क्या होगा यहाँ पर कैश फ्लो, कितने रुपए का कैश फ्लो यहाँ पर ये जनरेट करेगी, कैश का ध्यान रखना बस। और उसकी आज की डेट में क्या प्रेजेंट वैल्यू है, फर्स्ट ईयर के एंड में मिलने वाले ही कैश फ्लो की क्या वैल्यू है, कितने 5 साल तक काम करेगी, तो सेकंड ईयर वाले की क्या प्रेजेंट वैल्यू है, थर्ड ईयर में के एंड में मिलने वाले कैश फ्लो जो इस असेट्स के द्वारा जनरेट किए जाएंगे उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, फोर्थ ईयर के एंड में कैश फ्लो जो आएंगे उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। बेटे जो हम एफएम में पढ़ते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा,
वहां पर एन्युटी भी है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, वो आपने पढ़े होंगे, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। इन सभी प्रेजेंट वैल्यू को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे इतना पता है इस असेट से मैं हर साल के एंड में जो वैल्यू लूंगा उनकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर आज की डेट में इतने रुपए है, उससे जो बेनिफिट मुझे जनरेट होगा, वैल्यू मिलेगी, वो ये मिलेगा। कहते इसी यही है आपकी, आप इस असेट्स के इतने रुपए से ज्यादा मत मान के चलो, बस ये इतने रुपए की असेट्स है, इसी को बोलो फेयर वैल्यू, जिसको बेटे आपने हायर परचेज के चैप्टर में पढ़ा था, आपने वहां निकाला था, क्या निकाला था जी, हर साल के इंस्टॉलमेंट के अंदर से इंटरेस्ट फैक्टर हटा करके मूल प्रिंसिपल पार्ट निकाला था, उन सब का टोटल कर दिया था। ठीक वैसे ही बेटा यहाँ पर क्या होता है, एफएम में भी एक चैप्टर है डिस्काउंटेड कैश फ्लो का, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू कैसे आएगी, डिस्काउंटेड, क्या बोलेंगे बेटे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। हर साल के कैश फ्लो का डिस्काउंटेड फैक्टर मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया, ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारे फेयर वैल्यू। बेटा मैं आगे बढ़ूं, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो जल्दी बोलो, फिर कुछ पॉइंट्स लिखा करके मैं फिर सीधा क्वेश्चंस पे आना चाहता हूं। चलें, समय और शानू बस दो का इंतजार है जी। समय का नेट दिक्कत कर रहा है इसका मतलब। आइए जी नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिवॉल्यूशन में कुछ 4-5 पॉइंट छोटे छोटे लिखवाने हैं, उनके बाद में हम लोग नेक्स्ट उस पे आएंगे। सर नीचे क्या लिखा है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो लिखा है बेटा, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू डिस्काउंटेड कैश फ्लो। कितना भी साफ साफ लिख लो, इन्हें जानबूझ के ना मेरे को चोट पहुंचानी है, ऐसा दिखाना जैसे मेरी राइटिंग गंदी हो। आपकी राइटिंग आओ खराब आओ है, जरा, समझ ही नहीं एन आती। आइटम ऑफ, थैंक यू, आपने बोला मेरी राइटिंग अच्छी, थैंक यू सो मच। अब आप इधर ध्यान दो, एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या कहा मैंने बेटा, एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का आइटम अगर रिवैल्यू किया जाए, इज रिवैल्यूड, देन अगर मान लिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कोई भी एक आइटम क्या किया गया, रिवैल्यू किया गया, देन द entire class of property plant and equipment to which that assets belong, comma, should be revalued। कहते हैं कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अगर एक भी आइटम रिवैल्यू किया गया तो उसके पूरी क्लास मतलब बाकी के आइटम्स पे रिवैल्यू की जाएंगे। कुछ इस तरह से समझ लो, मान लिया किसी एक बच्चे की फीस बढ़ाई गई एक बैच के अंदर, ठीक है ना, तो क्या होगा, बाकी बच्चों की भी फीस बढ़ जाएगी, ठीक है ना, करेंगे तो फिर सबके लिए समान रूल रहेगा कि अगर मान लिया एक बच्चे की घटाई गई तो बाकी बच्चों की भी घटाई जाएगी। आइए जी, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे से कुछ और किसी बच्चे से कोई फीस चार्ज होगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, एक इक्वलिटी का रूल रहता है हमेशा। तो वही यहाँ पर है बेटे क्लास के अंदर कि एक क्लास ऑफ असेट्स के अंदर अगर एक असेट्स एक आइटम को रिवोल्यूशन किया गया तो बाकी सब के लिए भी फिर रिवोल्यूशन का फंडा लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि प्लांट एंड मशीनरी में एक मशीनरी के लिए तो तुम लगा रहे हो रिवोल्यूशन, दूसरे के लिए लगा रहे हो कॉस्ट, वो नहीं होना चाहिए। एक मशीनरी के लिए अगर रिवोल्यूशन मेथड है तो बाकी की मशीनरी उस क्लास में जितनी भी है वो भी रिवोल्यूशन मॉडल पे आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, रिवैल्यूएशन मॉडल बेटा मेन यही सबसे बड़ा चेंज है, ध्यान रखना, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर सबसे बड़ा चेंज यही है। अच्छा पूछो, समय, बोलो बोलो, रिवैल्यूएशन शुड बी मेड
with रेगुलर बेसिस। आवाज नहीं आ रही तुम्हें, तुम्हारे समय मैसेज कर दो ना। टू मेक श्योर, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। कह रहे रिवैल्यूएशन शुड बी मेड विद रेगुलर बेसिस टू मेक श्योर दैट the book value is representing the true and fair view। तुम्हारी हर क्वेश्चन का जवाब मेरा हाँ है, बोलो क्या करना है क्लास बंद करने के अलावा। तुम बोलोगे सर इनकी पीडीएफ भेज दो, मैं भेज दूंगा, और बाकी बच्चे सोचेंगे कि वाह वाह, फिर तो हम ही नहीं लिखते, वाह वाह। अब देखो यही तो है, यहाँ पे हमें यही तो देखना है, जब एक काम एक बच्चे के लिए होगा तो एक क्लास के फिर दूसरे बच्चे के लिए करना पड़ेगा, ये लिखा रहा हूँ मैं बस। ठीक है ना, आप क्या कहते हैं? सर आवाज आ रही है? हाँ अब आई, फिर चली हाँ गई। सर मैं ये कह रहा था, ये 1 2 3 4 5 हाँ सर आ गई आवाज? आगे बेटा, आगे आगे। हाँ तो सर ये फेयर वैल्यू जहाँ पे आपने पॉइंट कर रखा है, ये इसके आगे क्या लिख रखा है? इज इक्वल टू डिस्काउंट, ये भी वही नज पे हाथ रखा है, यही तो मुझे शानू ने कह के चोट पहुंचाई थी। लो मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, मुझे पता है तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। आओ जी लिखो, इज इक्वल टू डिस्काउंटेड। सर सर नहीं, आज मेरी स्क्रीन बिल्कुल ब्लर हो अच्छा अच्छा, अरे रखी है, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मजे ले रहा हूँ। आओ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेटा, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब दिख रहा है अच्छे से? वो कटिंग हो गई ना, वरना मेरी राइटिंग सुंदर है ही, मुझे पता है। आओ जी चलूं आगे। चलिए, अभी नेट दिक्कत में है, मैं मान रहा हूं कि कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, नहीं तो मैसेज डाल देना, सबसे अच्छा तरीका होता है। चलिए आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। समय का बड़ा हैंग हो रहा है आज तो। अब रिवैल्यूएशन मॉडल जब लगाएंगे तो एक तो है बेटे रिवैल्यूएशन करना हर साल, और एक है रिवैल्यूएशन 3-4 साल में एक बार। जैसे आप देखोगे, आपके मोबाइल को देखो, आप सबसे बढ़िया तो एग्जांपल मोबाइल का इसलिए होता है क्योंकि उनकी वोलाटाइल मार्केट होती है। वोलाटाइल मतलब भाई उनके हर साल रेट घटते बढ़ते हैं, आप देख लो मोबाइल में। हाँ, आप बात करोगे कि सर बाइक की बात करो, बाइक की बात करो, स्कूटी की बात करो, है शानू, इनकी बात करो आप हमसे, तो मैं ये कहूंगा भाई इनके रेट 2-4 साल में एक बार घटते बढ़ते। गाड़ी है, 2-4 साल में एक आध बार इनके रेट घटते बढ़ते, सही वाले। वरना शोरूम वाले, कंपनी वाले अपनी तरफ से कोई ऑफर निकालते हैं, बात अलग है। जैसे दिवाली का ऑफर हर साल रहता है ना, कोई फेस्टिवल आए तो फेस्टिवल ऑफर तो रहते ही है, बहाने रहते हैं, ईयर एंड का ऑफर रहता है। इनके अलावा अदरवाइज जो बेसिक प्राइस है वो तो हमारा चेंज नहीं होता ना जल्दी से, 3-4 साल में एक बार चेंज होता है। तो रिवैल्यूएशन मॉडल अगर हम बात करें किसके लिए लगेगा, पहली बात जिसकी वोलाटाइल मार्केट हो, ठीक है, और वो भी किसके लिए, फेयर वैल्यू बेसिस पर, है ना। अब ये कहते हैं कि भैया ये बताओ रिवैल्यूएशन करना है तो कब कब करें, हर साल करें या 3-4 साल में एक बार करें। मान लिया किसी के रेट 4-5 साल में एक बार गिरते हैं, तो तुम उसका उसका भी हम हर साल लगाते रहें क्या रिवैल्यूएशन, जबरदस्ती का रिवैल्यूएशन के खर्चे करते रहे। सर्टिफाइड वैल्यूअर को बुलाएंगे, हाँ वो 10,000 रुपए तो वो फीस ले लेता है। गवर्नमेंट बैंक में आप देखोगे प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के 5,000 के आसपास की फीस रहती है, 2.5 से लेके 5,000 के आसपास। अब सर्टिफाइड वैल्यू से आप मंगाओगे तो बेटे वो तो उसकी जो अपनी पर्सनल चॉइस रहती है, वो फीस महंगी रखता है। तो ऐसा क्या हम हर साल खर्चे करेंगे, वाह इतने की असेट्स नहीं होगी जितना हम हर साल खर्चे कर देंगे। तो बेटे इसलिए यहाँ पर बताया गया कि उन वाले केस में आप एनुअल कराओ जिनकी बहुत ज्यादा वोलाटाइल मार्केट है, ठीक है, और उन वाले केस में 3 से 5 साल में कराओ जिसकी बहुत ज्यादा वोलाटाइल नहीं है।
आइए लिखिए, अगला पॉइंट बनाइए यहाँ पर ड्यूरेशन। क्या लिखोगे बेटा? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन, कि कितने कितने टाइम में रिवैल्यूएशन कराना चाहिए। लिखिए केसेस, यहां पे लिखिए रिवैल्यूएशन फ्रीक्वेंसी। केस नंबर ए, अगर मान लिया सिग्निफिकेंट एंड वोलाटाइल नेचर की मार्केट है, नेचर का केस है, तो ये क्या कहते हैं? एनुअली रिवैल्यूएशन कराइए। केस नंबर बी बेटे अदरवाइज, तो ये कहते हैं वंस कीजिए इन एवरी 3 to 5 ईयर्स में, 3 से 5 साल में आप क्या कीजिए बेटा? एक बार रिवैल्यूएशन कीजिए। इसका फिर ये मतलब होता है, मतलब लॉजिक ये। नेक्स्ट चलें क्या आगे? आइए अगला पॉइंट, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत? अदरवाइज गिव मी थम्स अप कि हाँ भाई यहाँ तक सब ओके है। ओके है, सब में कोई दिक्कत है इसका मतलब? समय ओके है, चलो भाई समय का भी ओके है। लो बेटा अगला पॉइंट, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इन, या तो कैरिंग अमाउंट बोल लो उसको या फिर बुक वैल्यू। कैरिंग अमाउंट ऑब्लिक बुक वैल्यू ऑफ असेट्स। कि ये बताओ, चलो ठीक है समझ में आ गया, क्या करेंगे इसको, किस तरह से हम उसको बुक वैल्यू में एडजस्ट करेंगे रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन। शुरू करें बेटे? जैसे मान लें हमने कोई एसेट खरीदी और हम उसमें रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? हम उसकी कॉस्ट में एडजस्ट करेंगे या कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो नेट वैल्यू आ रही है उसमें एडजस्ट करेंगे? मेरी बात समझे नहीं समझे? मान लिया कोई असेट्स है, वीडियो ऑन रखो भाई अगर हो सके तो, वरना कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ बेटे, मान लिया कोई एसेट्स है जिसकी कॉस्ट है मान लिया 1 लाख रुपए, और उस पर हम 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं 10-10 करके 20,000 रुपए। बताओ आज की डेट में कितने की बुक वैल्यू बची हुई है उसकी? बताओगे? अगर कोई एसेट्स 1 लाख रुपए की खरीदी थी 2 साल पहले और 2 साल में हमने उस पर 10-10 हजार करके 2 साल का 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, तो आज की डेट में उसकी कितनी बुक वैल्यू बची होगी जिसको हम कैरिंग अमाउंट बोलेंगे? बताओ मेरे को जल्दी से बोलो भाई। शानू, प्रिंस, समय, वरुण, बोलो जी। 1 लाख रुपए की एसेट्स है, 2 साल में 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, बुक में कितनी वैल्यू बची हुई? शानू ने बताया, वेरी गुड बेटा शानू। 80।
चलो वरुण ने बताया। समय कितने की बची होगी? 80,000 की। पक्का? सर एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर दो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, मैं इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि मुझे लग रहा था कंसंट्रेशन डाइवर्ट ना हो जाए कहीं, या सुनाई देने में कोई दिक्कत ना हो बच्चों को। बेटे मान लिया कोई एसेट्स है जिसकी कॉस्ट है 1,00,000 रुपए, उस पर डेप्रिसिएशन 2 साल में हम लोग लगा चुके हैं 20,000 का, तो आज की डेट में वो एसेट्स कितने की बची हुई है? 80,000 रुपए की। 80,000 रुपए की। चलिए मान लिया हम उस पर लगा चुके हैं 4 साल का डेप्रिसिएशन, तो 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। तो बताओ आज की डेट में कितने की बुक वैल्यू बची होगी एसेट्स की? 60,000 की। 60,000 रुपए की। पक्का ना? सब बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब अगर मान लिया, मैं इसी को लिखाऊंगा एज एग्जाम्पल, अगर मान लिया आज वो असेट्स हमने मार्केट में रिवैल्यू कराई और पता चला कि अरे वो तो 90,000 की, उसकी मार्केट बड़ी वोलेटाइल है, तो भाई आज मैं चेक कराया तो 90,000 की उसकी मार्केट वैल्यू है, फेयर वैल्यू है। तो सवाल ये है कि हम उसको जब बुक में लेकर के आएंगे रिवैल्यूएशन मेथड को लगाने के लिए, रिवैल्यूएशन मेथड को लगाने के लिए, भाई हो सकता है ना हम लोग फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन मेथड लगा रहे हो, पहले हमने कॉस्ट मॉडल पे होंगे, अब हम मान लें रिवैल्यूएशन मेथड पे शिफ्ट करना चाह रहे होंगे। तो सबसे पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर क्या हम बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे डब्ल्यूडीबी से एसएलएम, एसएलएम से डब्ल्यूडीबी किया करते थे बहुत पहले, कभी रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज किया करते थे? आंसर इज नो। जब भी चेंज होगा, अब हर चीज का चेंज, चाहे पॉलिसी हो चाहे एस्टिमेट हो, हर चीज का चेंज जब भी इफेक्ट में आएगा प्रोस्पेक्टिवली आएगा, मतलब आगे की तरफ देखेंगे। ये नहीं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने बैठेंगे, पहले से लगता तो ये लगेगा, लगा हुआ होता, आज ये लगेगा तो क्या होगा, मतलब ओल्ड मेथड से क्या लगा था, न्यू मेथड से क्या लगा था, लगेगा। ये सब चीजें हम रिकैलकुलेट किया करते थे पहले, बहुत पहले, कभी वो चेंज आ चुका था काफी पहले, पर कई बच्चों ने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया होता, तो उनसे गलती हो जाती है। तो मैं इसलिए यहाँ पे इस बात को इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या मैं दोबारा बोलूं? हमने पहले लगा रखा था एसएलएम और अब हम लगाना चाहते हैं रिवैल्यूएशन, तो हम उसको बिल्कुल शुरू से लेके दोबारा से कैलकुलेट करेंगे कि अगर शुरू से लगा होता तो क्या डेप्रिसिएशन आया होता। एक तो ये तरीका है, इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। एक है कि नई चीज छोड़ो, पुरानी बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे नई कहानी। आज की डेट में कितने की बुक्स में बची हुई है? 60,000। आगे देखो, अब बस इसको आगे बेस बना करके चलो, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिवली। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्रोस्पेक्टिव चेंज को हमें एक्सेप्ट करके चलना है, अब कोई रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं आएगा। अच्छा दूसरी बात, अब मान लिया कोई फर्स्ट टाइम लेकर के आ रहा है उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे, कैसे? 1,00,000 रुपए की कॉस्ट है, 40,000 का उस पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो चुका है, बुक्स में बची हुई है 60,000। अब वो रिवैल्यूएशन पे आना चाहता है, रिवैल्यूएशन में देखा तो अरे उसकी तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आएगा, हम तो डेप्रिसिएशन लगाए जा रहे थे, तो वो रिवैल्यूएशन पे शिफ्ट हो गया जी, क्योंकि असली पर्पज क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू। मान लिया आज की डेट में उसकी वैल्यू 90,000 है, बताओ बेटे बुक्स में कितनी बची हुई थी? 60,000, और वैल्यू कितनी है आज उसकी? रिवैल्यूएशन कराया, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन पे शिफ्ट हुए 90,000। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 50% तो वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि हमें बुक्स में 50% वैल्यू को बढ़ाना है। 60,000 की बुक वैल्यू दे रखी है और हमें उसको बुक्स में लाना है, 90,000 तक लेके आना है, यानी कि 30,000 उल्टा बढ़ रही है, घटाना के बजाय बढ़ रही है। रिवैल्यूएशन में ये खास बात होती है, हम पोस्ट मॉडल में हमेशा नीचे 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 जाते रहते हैं। रिवैल्यूएशन कहता है कि मार्केट में कितने की है वहां तक लाओ, बढ़ता है तो बढ़ा दो, घटता है तो घटा दो। रिवैल्यूएशन मेथड इसकी बात करता है। अब अगर हमारी कोई ऐसे 60,000 की है और हम उसको 90,000 तक लाना चाहेंगे, तो बताओ बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? बताओ जल्दी से, बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? जल्दी बोलो, उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। कितने रुपए से बढ़ाएंगे? 30,000। अब बंद करो माइक। ये जो 30,000 की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है, इसको हम दो में से किसी एक तरीके से बुक वैल्यू में उस 60,000 में एडजस्ट करेंगे। वो बात यहाँ पे लिखाई हुई है, आई होप आप मेरी बात समझ पाए। उसको बुक्स में किस तरह से लिखेंगे वो 30,000। तो पहला तरीका जो है, पहला तरीका होता है, मैं पहले यहाँ पर लिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा। सर हाँ जी, सर बस पहले एक क्वेश्चन था। पहले मैं हाँ कॉन्सेप्ट सर एक ही छोटा लिखाऊंगा, सा, फिर मैं सर इससे उसको नहीं है, मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन के जरिए फिर मैं उसको कराऊंगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा। हाँ पूछो, पहले तुम्हारा डाउट ले लेता हूँ।
सर जैसे आपने कहा कि कोई मशीन है उसको रिवैल्यूएशन कराया तो उसकी वैल्यू बढ़ी हुई आ गई तो हम उस पे, लेकिन सर ये जो मशीन वशीन होती है तो खुद डेप्रिशिएबल आइटम है, इनकी वैल्यू रिवैल्यूएशन में बढ़ी हुई क्यों मिलेगी? मैं बताता हूँ, जब चाइना की मशीन आ रही थी तो सस्ती आ रही थी महंगाई सही, लेकिन हमारे यहाँ का अच्छा होता है तो उनकी वैल्यू बढ़ गई। मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसे तुमने दे रखी है और वो पहले बाहर से आया करती सस्ती, आज हम उसको खुद बना रहे हैं, है ना, लोकल का वोकल, तो वो हमारे रेट बढ़ गए। क्यों? क्योंकि बाकी लोग भी उसको महंगी खरीद रहे हैं। बेटा पहला तरीका क्या है उस बढ़ी हुई वैल्यू को एडजस्ट करने का? सबसे पहला तरीका ये कहते हैं कि पहला तो तरीका है कि हम लोग ग्रोस अमाउंट में एडजस्ट करें। नंबर वन, देखो, ग्रोस ग्रोस कैरिंग अमाउंट इज एडजस्टेड in a manner which is, लिखना इसको ध्यान से, क्वेश्चन करके बात पूरी तरह समझ में आएगी, which is consistent consistent with the revaluation of carrying amount of assets proportionately in cost and provision for depreciation। कह रहे दोनों में उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाओ। दूसरा तरीका है क्या? नहीं जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंट is eliminated oblique adjusted against the revaluation difference against the revaluation difference। पहला तरीका क्या है बेटा? पहला तरीका है कि हम क्या करें, ग्रोस कैरिंग अमाउंट दोनों की, यानी कॉस्ट में भी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी, दोनों में एडजस्ट करें। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका कि नहीं, बस एक काम करो, सिर्फ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एडजस्ट और नीचे कर दो। आओ जरा इसको ना एक क्वेश्चन करके समझते हैं, क्योंकि ये बात बिना क्वेश्चन करे पूरी तरह क्लियर होगी नहीं। तो मैं आपको दो एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ, फटाफट से लिखना शुरू करें। देखो बेटे, एग्जांपल नंबर 1। अब ये इसके एग्जांपल नंबरिंग अलग है, ठीक है? इस टॉपिक से रिलेटेड अब हमारी एग्जांपल नंबरिंग शुरू होगी। देखिए बेटे, एग्जांपल नंबर 1। मान ले बेटे कोई फिक्स असेट्स है, एक हमें दे रखी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और वो है हमारी, मान लिया कंप्यूटर है हमारा, डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसकी कॉस्ट बेटे 1 लाख रुपए थी, और उस पर बेटे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन घटा हुआ था। आज तक 2 साल 3 साल 4 साल में कितना, 40,000 का डेप्रिसिएशन हमने माना था ना, वही ले लेते हैं। यानी कि 60,000 रुपए हमारी क्या है यहाँ पर, बुक वैल्यू बोल लो या बोल लो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स। एक और नाम होता है इसका,
घबराओगे तो नहीं, लिख दूं तो लिख दूं? आओ जी, WDV रिटन डाउन वैल्यू। घबरा गए? बताओ, WDV रेट भी होता है, उससे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट भी होती है, लेकिन राइट डाउन करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है, तो WDV वैल्यू का मतलब ये भी होता है। एनीवेज इसको क्या किया बेटे, इसको रिवैल्यू किया गया, रिवैल्यूड एट ईयर एंड। हम लोग ना ईयर एंड पर शिफ्ट हो रहे हैं। किस पर शिफ्ट हो रहे हैं जी? एट ₹90,000। मतलब आप अगर देखो तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है, ये हमारी कॉस्ट है जी 1,00,000 रुपए की। इस पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा पहले से जो इकट्ठा है वो है जी 40,000। मतलब ओपनिंग में जो बुक वैल्यू है वो कितने की, हमारी 60,000 की है स्टार्टिंग में। ये हमारा ईयर है 1/4/20 से लेकर के 31 मार्च 21 तक हमारे जो, हाँ एग्जाम में जो आएगा वो ये आएगा नवंबर में। बस अगले महीने नवंबर समझ लो, एक आध महीने में, 1-2 महीने में। लो बेटा जरा देखो ना जरा, ये है। और यहाँ पर इसकी बात समझ लो बेटे, रिवैल्यूएशन। इसको रिवैल्यूएशन किया आज देखा, यानी कि टुडेज वैल्यू। आज हमने देखा ये कितने रुपए की है, 90,000 की। अब हमें इसको बुक्स में लाना है, तो यहाँ पर देखो लाने के दो तरीके हैं। नंबर 1 जो जल्दी से समझ में नहीं आता, नंबर 2 जो अभी समझने की तो कोशिश कीजिए। आइए जरा आंसर लिखिए बेटा, आंसर। तो मैं इसका सॉल्यूशन ब्लैक पेन से बनाऊंगा। आओ बेटा, मेथड नंबर फर्स्ट जो हमने लिखा था अभी टेबल में, कैरिंग अमाउंट में, ग्रोस कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट करेंगे। जरा देखना एक बार बेटे, कॉस्ट कितने की है बताओ इसकी? 1,00,000। बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का है? 40,000। मतलब 60,000 की बुक वैल्यू है। हाँ जी। और ईयर एंड पर कितने की होगी बताओ जरा, ये ईयर एंड पर बेटे, ईयर एंड पर ये हो गई है 90,000 की। कितने की होगी? 90,000 की। जरा देखना एक बार, मैं कुछ कह रहा हूँ प्लीज, अब पेन मत चलाना नहीं तो पाप लगेगा। आओ जी बेटे, देखा जाए तो ये 50% नहीं बढ़ रही क्या? देखा जाए तो 60,000 का 50%, 30,000 बढ़ी ना ये। और 30,000 60,000 का 50% है। लो हो गई बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। क्या सर? बेटे इसमें भी 50-50% बढ़ा दो, खत्म करो, लो मामला हो गया, जाओ तुम्हारी ना मेरी। 50,000 यहाँ बढ़ा दो, और घटने वाली चीज में भी बढ़ा दो 20,000। तो यानी कि ईयर एंड पर ये कितना हो जाएगा बोलो? क्योंकि इसको घटाने के बाद में बुक वैल्यू आएगी ना। देखो जरा कितना हो जाएगा, 1,50,000 माइनस 60,000। पहला तरीका, पहला मेथड ये कहता है ग्रोस कैरिंग अमाउंट में प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट करो। अब जरा फटाफट से उस सेंटेंस को पढ़ो, क्योंकि वो सेंटेंस बिना इसको किए समझ में आ ही नहीं सकता। ग्रोस कैरिंग अमाउंट इज एडजस्टेड in a manner which is inconsistent with, which is consistent with revaluation of carrying amount of assets proportionately in cost and proportionately in provision for depreciation। उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने ग्रोस कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट की प्रोपोर्शनेटली इन कॉस्ट एंड प्रोपोर्शनेटली इन डेप्रिसिएशन, दोनों में एडजस्टमेंट करना। सर अब ये तो समझ में आ गया, जरा एंट्री भी तो करके बताओ। बताओ बेटे, फिक्स एसेट्स में बैलेंस कितना, कितने का पड़ा है पहले से? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पहले से पड़ा है बेटे 50,000 का है। पड़ा है कि नहीं पड़ा है बताओ बेटे? बिल्कुल पड़ा है जी। सॉरी 1,00,000 का पड़ा है ना। उसको बढ़ाना कितने से है? जरा करना फटाफट से। एंट्री क्या होगी? मैं रेड पेन से कर दूं क्या? आओ मैं रेड पेन से कर देता हूँ उसको, ताकि आपको ये अलग से दिखाई दे। एंट्री कैसे होगी जी? जर्नल एंट्री, एंट्री होगी बेटे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए बढ़ाने बताओ इसमें? सर इसमें बढ़ाने हैं 50,000 रुपए।
और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो क्रेडिट होता है कि नहीं होता है? हाँ जी होता है। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना होगा बेटे, कितना बढ़ेगा ये? 20,000। पाप लगेगा जो इधर ध्यान नहीं देगा, मैं पहले बता रहा हूँ। और टू कैपिटल नहीं, सॉरी, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। आपको याद है जितने भी आपने चैप्टर किए हैं वहां पे सिर्फ एक बात पढ़ी है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट ए कैश रिजर्व। वो आज देखो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व बनता कैसे, असेट्स की वैल्यू तो बढ़ गई लेकिन वो जेब में थोड़ा कैश आया है उसका, वो सिर्फ हवाबाजी तो है। मतलब आप ये समझ लो, एक बच्चे ने क्या किया, वो बिल्कुल सूखा बच्चा था, एकदम बिल्कुल सूखा हुआ, एकदम सीख सा बिल्कुल, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो बच्चे नाराज हो जाएंगे, मेरे को कह रहे हैं, पतले से बच्चा एकदम। और उसने क्या किया, हवा के गुब्बारे वाली शर्ट पहन ली और बस बॉडी शॉडी बना करके दिखा रहा है। मतलब ये वाला काम हो गया बेटे, ये हवा है। ये जो 30,000 ये क्या है बेटा, हवा है। फुला दिया जी, फुला दिया, हवा से इसको फुला दिया, फुला दिया जी, फुला दिया, हवा से इसको फुला दिया, इसी को बोलते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये हवा है बेटे। क्या ये कैश आ चुका है हमारी जेब में? ना जी ना। तो ये जो प्रॉफिट है ये हवाबाजी वाला प्रॉफिट है। हाँ, अगर हम असेट्स बेचें तो ये आज इतने की बिक जाएगी और ये कैश हमारी, ये हवा हमारी सचमुच में कैश में बदल जाएगी, लेकिन बेचने के लिए थोड़ा ना रखिए, काम करने के लिए रखिए भाई। वो तो बुक्स में फेयर वैल्यू पे लाना है, इसलिए हमें ऐसा करना है। पॉइंट बताओ जी पहले, क्या ये पॉइंट पूरी तरह क्लियर है? मैं मानूं ये बात ओके है, पक्का? हाँ तो हाँ, ना तो ना, मना करो, यहाँ करो। अरे रिवैल्यूएशन का नहीं समझ आया इसमें जो आपने डाला। आप सीधा भी तो कर सकते थे, हमने इसकी कॉस्ट बढ़ानी थी, पीपी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में इसमें से किसी को भी डाल देते, वो पूरा अमाउंट डाल के वैसे बढ़ जाता वो किसी को तो। भी कैसे कैसे डाल सकते हैं, किसी को भी मतलब किसको डालेंगे भाई? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बढ़ेगा और कॉस्ट बढ़ेगी। हम्म, अब 30,000 है क्या, ये रिवैल्यू करने की वजह से अनरियलाइज प्रॉफिट है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन क्या है? रिवैल्यूएशन की वजह से आया हुआ एक प्रॉफिट है तो फिर रिवैल्यूएशन। रिजर्व वर्ड, रिजर्व की जगह ओनली रिवैल्यूएशन डाल देते, 30,000 अब से मैं हमने अब मैं इंक्रीज बताता कर हूँ। दिया। रिवैल्यूएशन एक टर्म है, रिवैल्यूएशन एक टर्म है जहां जो ये कहती है कि रिवैल्यू करेगा, लेकिन ये है क्या, ये जो क्रेडिट में आया भाई, या तो क्रेडिट में लायबिलिटी होती है, या फिर क्रेडिट में इनकम होती है, या क्रेडिट में गिवर है। ना तो ये हमें किसी ने दिया गिवर हो, ना ही हमारी लायबिलिटी है कि हम किसी को देने वाले हैं। कल को अगर एसेट बिकती है प्रॉफिट पे, तो वो अगर आज की डेट में एसेट बिक जाए तो ये हमारा प्रॉफिट है, जो सच्ची मुच्ची में रियलाइज हो जाएगा। अभी तो हवाबाजी वाला प्रॉफिट है, इसलिए हमने इसका नाम हवा वाला प्रॉफिट यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व रखा। लेकिन अगर आज ही डेट में ही एसेट बिक जाए मार्केट वैल्यू में, तो ये प्रॉफिट हमारा एक्चुअल में रियलाइज प्रॉफिट बन जाएगा। तो तब तक जब तक रियलाइज नहीं होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो फिर यहाँ पे सीधा डाल देते हम लोग पीपी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, और ये आता हूँ ना, प्रोविजन फॉर करेंगे डेट ना, डालने का फिर बस अगले मेथड में वही है। वेरी गुड, अगले मेथड में वही है, 30,000 के लिए अगले मेथड में वही है। जरा पढ़ना फटाफट से, इन्होंने बात वही बोल दी बस जो मैं अभी कहने वाला हूँ। बेटा देखो इसको पढ़ो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंट को एडजस्ट किया जाता है अगेंस्ट रिवैल्यूएशन डिफरेंस। ये सारा का सारा एडजस्टमेंट किसमें होगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व का डिफरेंस किसमें होगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन में एडजस्ट करेंगे। बस ये कह रहे कि तुम फिक्स एसेट में डालने वो कह रहे हो, और एएस कहता है कि उसको फिक्स एसेट अकाउंट में नहीं, उसको प्रोविजन फॉर तो 2 मिनट डेप्रिसिएशन वो अकाउंट में। वाला लिखा नहीं। हाँ लिख लो। इसी का सॉल्यूशन दूसरे मेथड से कैसा होगा मैं भी कराऊंगा। बट सर इसका लॉजिक ऐसा क्यों है कि इसको डेप्रिसिएशन में डाला? हमने 30,000 बढ़ाने थे, उसके सीधा पीछे सीधा कारण है, बढ़ा देते हैं डेप। उसके पीछे कारण है। हमारे यहाँ पर प्रेजेंटेशन में हमेशा कॉस्ट को इंटैक्ट रखा जाता है, बिल्कुल एकदम छेड़ा नहीं जाता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में अलग से एडजस्ट करते हैं कितना उसमें वैल्यू बढ़ी घटी, ताकि पता रहे कि असेट्स आई कितने की थी और आज उसके जो हालात हैं बढ़ने घटने के, कितने रुपए से वो बढ़ घट गई है। इसलिए जैसे तुमने तो प्रैक्टिकली काम नहीं किया, तुमने देखा होगा कंपनी की बैलेंस शीट में शेड्यूल बनाए जाते हैं, तो वहां पे जो शेड्यूल बनाए जाते हैं तो वहां पर कॉस्ट अलग रखी जाती है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड होता है। सीखते भले ही हम फाउंडेशन में कि भाई डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली फॉलो कौन सा होता है? सिर्फ वो। वेरी गुड, शानू जी लिख के भेज रहे हैं, यानी कि वो ऑफिस में देख रही है इस चीजों को
कि प्रोविजन फॉर वहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नाम का अलग अकाउंट होता है और कॉस्ट का अलग, सबका एक शेड्यूल बनता है अलग। वेरी गुड चलो, देखना बड़ा अच्छा मजा आएगा तुम्हें इन चीजों को पढ़ने में। तो मैं समय बढ़ू आगे, हो गया। आओ बेटा, अब मेथड नंबर 2, ध्यान रखना क्वेश्चन यही है हमारा, लेकिन सॉल्यूशन का तरीका बदल जाएगा। ये जो 30,000 है, ये 30,000 हमारा एडजस्ट कर दिया जाएगा जी किसमें बेटे, डेप्रिसिएशन की अमाउंट में। किसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा बेटे, डेप्रिसिएशन की अमाउंट में। जरा आइए फटाफट से एक बार लिख के मैं बताता हूं, इधर देखिएगा क्वेश्चन सेम है, प्लीज अभी बिल्कुल नोट नहीं करेंगे वरना बेटे समझ में आएगा ही नहीं, गारंटेड। मेथड नंबर 2 क्या कहता है जी, वो कहता है ये बताओ भाई असेट्स की कॉस्ट कितने की है मैंने कहा जी 1 लाख की। मैं ईयर के स्टार्टिंग और ईयर के एंड की बात कर रहा हूँ इन सेम क्वेश्चन, और मेथड नंबर 2 समझा रहा हूँ। इस पर डेप्रिसिएशन कितने का हो गया जी आज तक, कि जी 40,000। मतलब स्टार्टिंग में 1/4/2021 को, सॉरी 2020 को, और यहाँ पर 31 मार्च 2021 को। देखो बेटे यहाँ पे क्या है, बुक वैल्यू कितने की है भाई, कैरिंग अमाउंट WDV कितने की है भाई, 60,000। कह रहे यहाँ पर जो वैल्यू आई दोबारा से वो कितनी की, 90,000 रिवैल्यू। अब इसी में जो हम लोग बात कर रहे थे 30,000 बढ़ गया 50% जो हम बात कर रहे थे। अभी पहले मेथड में हमने देखा कि यहाँ भी बढ़ा तो यहाँ भी बढ़ा दो। सुन लो जरा प्लीज, बिल्कुल आंख खोल के कान खोल के, बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए इस टाइम पे, वरना ये गया। क्या सर, ये कहते हैं क्या कि भाई यहाँ पर ना हमें कोस्ट तो सेम चाहिए, कि कोस्ट को तो हिलाओ मत, जो करना है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में करो। भाई यहाँ पे कितना आएगा बताओ इसका बैलेंस, 90,000 की वैल्यू तक लाने के लिए 10,000 आएगा। इसका मतलब ये 30,000 है, ये जो वैल्यू बढ़ी है, घटने वाली चीज को घटा दो, यानी कि यहाँ पर इधर 30,000 का एडजस्टमेंट इस डेप्रिसिएशन में से घटाओ। बताओ बेटे इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी कि डेप्रिसिएशन को घटा दो, या अगर कोई और केस होता बढ़ा दो, जो भी होना है वो यहां पर करो, कोस्ट को मत छेड़ो। देखो यहाँ पे कोस्ट को मत छेड़ना, कोस्ट को मत छेड़ो। बात समझ में आ गई? आइए जरा इस बात की एंट्री कैसे होगी बेटे, जरा बताना जल्दी से। इधर देखो, फिर पेन चला रहे हो, इधर देखो, बताओ भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे बना था, क्रेडिट कर करके। कहां से क्रेडिट किया था, पीएनएल से। आप क्या करोगे बताओ, यहाँ पर ये कहते हैं एंट्री हमारी होगी ये, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कम करना है ना। आज कौन बताएगा क्या जन एंट्री होनी चाहिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को करेंगे डेबिट। टू पीएनएल कर देंगे। लिखो यहाँ पे जल्दी से, पीएनएल लिख के काट लो प्लीज, मुझे पता था गलती होगी। टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ध्यान रखना रिवैल्यूएशन की वजह से अगर वैल्यू बढ़ेगी तो हमेशा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। बस जाएगा किस तरह से, दोनों जगह पे एडजस्ट होके जाएगा, कोस्ट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, या सीधा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से हो जाएगा। हाँ बेटा, अगर वैल्यू कम होगी तो बेटे ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, बशर्ते हम सेकंड मेथड यूज कर रहे हो बाबू। वेरी गुड बेटा शानू, अब तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा शानू, प्रैक्टिकली तो तुम एएस लगाओगे और ज्यादा अच्छा लगेगा आपको बेटा। टाइम भी आ रहा है, सितंबर चल रहा है, कंपनी की बैलेंस शीट में हाथ जरूर लगाना। शेड्यूल 3 तुम्हारा पूरा काम आएगा, जो हमने किया उससे ज्यादा नहीं काम आएगा, मतलब उससे कम नहीं होगा, बिल्कुल भी देख लेना। चलें जी आगे। तो मैं मानूं कि बच्चों ने टीप लिया है, अब हम करेंगे अगली क्लास में। अच्छा तुमने की है कंपनी की बैलेंस शीट, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तुमने देखा होगा जो जो हमने क्लास में किया एज इट इज वहां पर पूरा का पूरा तुम्हें काम आने वाला है, पूरा का पूरा। ठीक है, आज शाम को होगी। मैं बताता हूँ, जो बच्चे रिकॉर्डेड में देख रहे होंगे उनके हिसाब से क्लास ओवर है जी। ठीक है जी,